आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो असल में है वो है रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। हमारे बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्हीं का रिकॉर्ड होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ टाइप्स और कंपोनेंट्स है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्यों कहा जाता है बैलेंस शीट को, उसके पीछे रीज़न ये है कि बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर्स, इक्विटी होती है। अब जो एसेट्स है ये बिजनेस वर्थ शो करते हैं, दूसरा लायबिलिटीज़ भी बिजनेस की वर्थ शो करते हैं। अब अगर एक बिजनेस है उसके एसेट्स 1 बिलियन के हों और दूसरा बिजनेस उसके 1 मिलियन के हों तो जाहिर सी बात है जिसके 1 बिलियन के एसेट्स होंगे उसकी बिजनेस वर्थ उतनी ही स्ट्रांग होगी। जबकि लायबिलिटीज़ या डेट जो कर्जे वगैरह होते हैं बिजनेस पे उनको भी कंसिडर करना होता है टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन। अब बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ का सेक्शन होता है वह हमें बता रहा होता है कि बिजनेस के ऊपर उधार या कर्जा कितना है। तो अगर वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस वीक है, और अगर वो जो है वो कम है तो इट मीन्स कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस जो है वो स्ट्रांग है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को देखना होगा। अब ये नहीं कि सिर्फ एसेट ज़्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशन मस्ट है कि वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमने इसमें लायबिलिटीज़ को भी कंसिडर करा होगा। अगर एक बेस्ट मिक्स है लायबिलिटीज़ और एसेट्स का तभी हम कहेंगे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। सेकेंड हम आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पे, जिसको इनकम स्टेटमेंट का नाम भी दिया जाता है। तो पॉइंट राइज हो सकता है कि इसको कंप्रीहेंसिव इनकम या ओवरऑल इनकम की स्टेटमेंट ही क्यों कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर ये है कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास हर तरह की इनकम होती है, जितनी भी हमारी इनकम की टाइप्स है बिजनेस की वो सारी इनकम इसमें लिखी हुई होती है। सिमिलरली इसमें सारे एक्सपेंसेस भी नोट डाउन होते हैं। तो इनकम जैसे कि हमारी सेल से कुछ इनकम आ रही होती है, हमने कहीं पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वहाँ के डिविडेंड्स आ रहे हैं। इसी तरह हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है किसी बैंक में तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आ रही है। कहीं पे हमने बिल्डिंग खरीद के रेंट पे दी हुई है तो रेंटल इनकम आ रही है। तो जो हमारे इनकम स्टेटमेंट है या कंप्रीहेंसिव इनकम, इसमें सारी इनकम्स भी होती है, सिमिलरली सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। एक्सपेंसेस की रेंज क्या है, वो है गुड्स जो हम खरीद के बेचते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, वो जो पैसे हमने दिए होते हैं, खर्चा हुआ होता है, वहाँ से लेकर जो एम्प्लॉयज़ को हम सैलरीज देते हैं या आगे जाके यूटिलिटीज़ के लिए बिल वगैरह जितने भी हम पे करते हैं, इसमें वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। फिर उनका डिफरेंस फाइंड किया जाता है और हमारे पास एंड पे नेट इनकम आ जाती है। तो इसलिए इसको स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहा जाता है जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। थर्ड हमारे पास है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें जो सारी डिटेल, अब हम देखें हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स के करंट एसेट्स में कैश होता है और ये हमें क्या बता रहा होता है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो के बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, कैश इनफ्लो कितनी हुई है, कैश आउटफ्लो कितनी हुई है, और इनका रिजल्ट क्या होता है कैश इक्विवेलेंट जो कि बैलेंस शीट में होता है। तो ये हमें उसके बारे में बताता है। इसमें 3 टाइप्स होती है कैश फ्लोज की जो कि हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अब सिर्फ आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए कि हमारे पास कैश फ्लोज की 3 टाइप्स है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कैश फ्लोज होंगी, कैश इनफ्लो भी कैश आउटफ्लो भी। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किए होते हैं पैसे या हमारे बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट हुए होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी कैश फ्लोज इनफ्लोज होंगी, आउटफ्लोज, या हमने कोई चीज़ें बेची है। फाइनेंसिंग में हमने जो कर्जे लिए हैं उस पर जो हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं उसकी जो कैश आउटफ्लोज है, या हमारे पास जो आ रहे हैं। तो जो कैश फ्लोज है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसमें हमारे बिजनेस में जितने पैसे आए हैं कैश की सूरत में, जितने पैसे गए हैं कैश की सूरत में, उन सब की डिटेल होती है। फिर है स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के सेक्शन में जो होता है, तो जो इक्विटीज़ होती है वो ओनर्स की होती है। ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि आपकी जो इक्विटी में जितनी भी चेंजेस आई है, चाहे वो कैपिटल गेन की वजह से इंक्रीज़ हुआ हो या जो है ओनर ने अपने पैसे कुछ निकाल लिए हों उसकी वजह से डिक्रीज़ हुआ हो, या इसी तरह रिटेन अर्निंग ज़्यादा हुई हो उसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ हो, तो ये सारी वो डिटेल हमें बताता है स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिफ्थ वन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं या चीज़ें होती हैं उसको हाईलाइट करता है। इन चारों में जो चीज़ें मेंशन होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन होती है जिसकी डिटेल मस्ट होती है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रीडर्स हैं उनको पता चले। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी
ऐसे पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें जो कि बैलेंस शीट में लेट सपोज लिखी हुई है बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग बिजनेस ने क्या किया है, कोलेटरल के तौर पे या गिरवी रखवाई है किसी बैंक के पास, क्योंकि बैंक से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, तो उस बिल्डिंग की वो वर्थ तो नहीं है जो कि एक ऐसी बिल्डिंग की होगी जो कि कोलेटरल के तौर पे ना रखी हो। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी चीज़ों का एक्सप्लेन किया जाता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स के सेक्शन में बिल्डिंग है उसमें क्या मसला है, उसमें तो कोलेटरल है, वो एक चार्ट है उसके ऊपर। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई होती है, क्योंकि डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के मुताबिक रीडर्स को हर एक चीज़ क्लियर बतानी होती है। ये आज हमारा टॉपिक